हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं अल्टीमेट सेट जीके का लेके सेट नंबर 12। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 25 क्वेश्चंस फिर से हैं और वो सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत ज़रूर बने रहिएगा। आते नंबर क्वेश्चन 1 पर। देखिए, आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उससे पूछा गया है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या क्या है, भारतीय गवर्नर है ना। ऑप्शन देते हैं और इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा वीडियो देखा कीजिए तो कॉपी पेन ज़रूर रखिए हाथ में। तो जितने पॉइंट्स बताऊँगा, एक भी पॉइंट को मत छोड़ना, सब लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा। तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन क्या है? सी डी देशमुख, एम एस गिल, नानाजी देशमुख और पी सी भट्टाचार्य। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो भारतीय गवर्नर थे वो तो थे सी डी देशमुख। हम आंसर तो मार लिए, ए इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन अब जानते हैं थोड़ा सा आरबीआई के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जब स्थापना हुई ना, वो हुई 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ठीक है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। और कौन से एक्ट के तहत हुआ है ये भी पूछा गया है। तो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। 1934 के तहत ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई थी। तो वो था आरबीआई एक्ट 1934। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ऑप्शन में 35 भी रहता है। जिसमें स्थापना हुई थी आरबीआई की, उसके जो गवर्नर बने उसमें वो बने थे ओसबर्न स्मिथ। क्या नाम था? ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। लेकिन ये तो विदेशी गवर्नर थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद जो बने वो सी डी देशमुख बन गए। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि आरबीआई जो है वो क्या है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। भारत का केंद्रीय सेंट्रल बैंक है भारत का, जो सारे वाणिज्यिक बैंकों को हैंडल करता है। साथ ही आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुख्यालय वो है मुंबई, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लिख चुके होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर में तांबे की वृद्धि से कौन सा रोग होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर जो होता है उसमें तांबा जब इंक्रीज़ कर जाता है, आप कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें तांबा ज़्यादा जा रहा है, कॉपर ज़्यादा जा रहा है, तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन क्या है? न्यूट्रोपेनिया, कैंसर, विल्सन और इनमें से कोई नहीं। 4 जवाब दिया गया है और आपको बताना है कि शरीर में तांबे की वृद्धि से कौन सा रोग होता है। तो सही जवाब है विल्सन। ये क्या करता है? जब आप ज़्यादा खाते हैं तांबे के खाने को तो विल्सन रोग होता है, जिससे मस्तिष्क और लीवर काफ़ी प्रभावित होता है। लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। तो मस्तिष्क और लीवर जो होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। और इतना ही नहीं, कहीं कहीं विल्सन की जगह आपको अल्जाइमर का भी ऑप्शन दिया रहेगा, अल्जाइमर। तो आप उसको जवाब में दे दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसका उल्टा में कि तांबे की कमी से, यहाँ वृद्धि का हटा के कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है एनीमिया, जो मानव शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। और ये विटामिन ए की कमी से भी होता है। क्लियर हो गया? तो तांबे की वृद्धि से विल्सन, जिसको अल्जाइमर बोल सकते हो, और कमी से एनीमिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जहर बनाने में प्रयुक्त होता है मर्क्यूरी ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, टिन 2 क्लोराइड और सिल्वर ऑक्साइड। सही जवाब क्या है? मर्क्यूरी ऑक्साइड। जहर बनाने में मर्क्यूरी ऑक्साइड होता है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है कि मर्क्यूरी ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कीटों का अध्ययन स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। साइकोलॉजी, पोमोलॉजी और इंटोमोलॉजी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो माइकोलॉजी तो फंगी के अध्ययन को बोलते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। साइकोलॉजी तो मनोविज्ञान को बोलते हैं, जो हम लोग किसी के मानसिकता को पढ़ते हैं उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। तीसरे भाग है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या? जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, उनका पूरा ग्रोथ और उनका कल्टिवेशन, सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं। ये भी गलत हो गया। तो इंटोमोलॉजी जो है सही हो गया, डी आंसर हो गया। और ये चारों लिख लीजिए क्योंकि चारों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5वें क्वेश्चन पे। वो कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और कैल्शियम। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। दंत इनामेल को कठोर कौन बनाता है? ये कौन सा ऐसा तत्व है? सही जवाब है फ्लोरीन, सी इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियो के
कमेंट में वेरी गुड ज़रूर लिखिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चेंज शब्द का प्रयोग किस खेल में प्रयोग होता है? चेंज चेंज जो है वो किस शब्द में इसका प्रयोग होता है? कुश्ती, खो खो, कबड्डी और बैडमिंटन। सही जवाब क्या है? तो चेंज का यूज़ होता है खो खो में, बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रुको, अगर यहाँ तक आ गए हो और आपको मेरा वीडियो सच में अच्छा लग रहा है और आप एसएससी, रेलवे या फिर बैंक से भी थोड़े बहुत तैयारी जीके का जीएस का करना चाह रहे हो, क्योंकि बैंक में भी स्टैटिक जीके काफ़ी पूछता है, ऐसे वीडियोस चाहते हो, और हम जो वीडियोस लाते हैं वो आता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, जो टॉप 25 सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके होते हैं, उनको लाता हूँ। तो परफेक्ट पुस्तक को सब्सक्राइब कर लो यार, और जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप अगर हमारा ज्वाइन करना है तो उसका नाम है परफेक्ट पुस्तक जीके। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला गया है, तो आप वहाँ से भी जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव। 4 ऑप्शन दिए गए। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक हैं पीवी नरसिम्हा राव, यानी डी आंसर सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिश्तेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है, यानी आपको ऑप्शन दिया खोपड़ी, मस्तिष्क, गर्भाशय और हृदय। ये 4 ऑप्शन दिया गया। आपसे क्या पूछा गया कि ये रिश्तेदार अस्थि जोड़ है वो कहाँ पाया जाता है? तो सही जवाब है खोपड़ी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 11 जुलाई, 12 फरवरी और 29 मई। सही जवाब है 11 जुलाई हर साल विश्व पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जुलाई का महीना आता है। डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में देख के बताएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का है। स्त्री के गर्भाशय का भार कितना होता है? 100 ग्राम, 72 ग्राम, 35 ग्राम या 60 ग्राम? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री गर्भाशय का भार कितना होता है? देखो, अगर सामान्य स्त्री होती है, इसमें आपको देखिए हमने 2 ऑप्शन डाला है, 100 और 35 को, समझिएगा इसको, ठीक है। 100 ग्राम और 35। अगर नॉर्मल लेडी हैं, फीमेल हैं, ठीक है, जो अभी माँ नहीं बनी है, उनके गर्भाशय का जो भार होता है वो होता है 35 ग्राम ऐसे, और कहीं कहीं आपको रेंज में देता है 30 से 40 ग्राम, ऐसा भी ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आप इसको लगा देंगे तो आपको एक स्टैटिक वैल्यू नहीं देगा, है ना। तो या तो 35 ग्राम लगाइए, या तो 30 से 40 ग्राम का ऑप्शन हो तो आप वो लगा दिया। देखिए दोनों का औसत क्या होता है? 35 ही होता है। तो जो औसतन भार होता है महिला के गर्भाशय का वो होता है 35 ग्राम या 30 से 40 ग्राम, जौन सा एक ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है। और जो वो महिलाएं जिनका जो किसी वो माँ बन चुकी होती हैं, उनका गर्भाशय का भार बड़ा हो जाता है तो बन जाता है 100 ग्राम का। क्लियर हो गया? तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 35 ग्राम या 100, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। वैसी माता बहनाएँ जिनको अभी तक माँ नहीं बनी वो 35 ग्राम का होंगी, और जो माँ बन चुकी है वो 100 ग्राम का, ठीक है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? भाई कहाँ जोड़ा गया? तो संविधान में। संविधान में ये 3 शब्द कौन से संशोधन में जोड़ा गया था? 76, 74, 47 और 42। सही जवाब क्या है? तो संविधान का 42वां संशोधन जो हुआ था, डी, वो होना था 1976 ईस्वी में हुआ था, और उस समय के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। 1976 में संशोधन हुआ था। इसी संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इन शब्दों को जोड़ा गया था। और क्वेश्चन कैसे आता है कि संविधान की किस संशोधन में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया, ऐसे क्वेश्चन देगा। या संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। क्यों? कि 1976 में ही तो 42वां संशोधन हुआ था, और उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, आप लिख लीजिएगा, और उम्मीद करो आप सारे पॉइंट्स को ज़रूर लिख रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, लिख लीजिएगा। ओपेक की स्थापना कब हुई? ओपेक है क्या? देखिए है OPEC, यही तो लिखा है। ओ से है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं संगठन, ऑफ, पी से है पेट्रोलियम, ई से है एक्सपोर्ट जो कि निर्यात करता है, और सी से है कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, सॉरी।
जो भी कंट्री, जो देशें पेट्रोलियम का निर्यात करती हैं, उन सब का एक संगठन बना है जिसको बोलते हैं ओपेक। तो ओपेक की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन में यही आ रहा है। तो इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960। कब हुई थी? 14 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ है ऑप्शन में 1960? बी में इसका राइट आंसर मिल गया। ठीक है, बी में इसका राइट आंसर मिल गया। अब इसके कितने सदस्य देश हैं? पहले इसके 14 सदस्य देश थे, लेकिन 2018 ईस्वी में मैं अच्छे से लिख देता हूँ, पहले इसके 14 सदस्य देश थे, लेकिन 2018 ईस्वी में कतर इससे बाहर हो गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ओपेक से कौन सा देश बाहर हुआ? तो कतर इससे बाहर हो गया। तो अब टोटल सदस्य देश कितने बच गए? 13। इसका हेडक्वार्टर है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिख लेना, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और वियना में ही इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसका स्थापना हुआ कहाँ था? क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि वियना तो इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन स्थापना कहाँ हुआ था? तो हुआ था बगदाद। अब बगदाद कहाँ पर भाई? तो बगदाद इराक की राजधानी है, इराक, ठीक है, इराक की राजधानी है बगदाद। तो ओपेक के बारे में हम लोग क्या समझे कि ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का नाम है, पूरा नाम ओपेक, जो कि वो देश हैं जो कि पेट्रोलियम का निर्यात करती है, उनका एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओपेक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 ईस्वी में की गई थी, जो कि आंसर आप देख लिए। और इसमें कुल 14 सदस्य देश थे, जिसमें 2018 ईस्वी में 2018 में कतर बाहर हो गया, ठीक है। और अब सदस्य देशों की संख्या बच गई 13। इसकी स्थापना जो हुई थी वो बगदाद यानी इराक में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया यानी वियना में। चलो, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? मंत्रिमंडल नहीं, राज्यसभा नहीं, न्यायपालिका नहीं, संविधान में निहित है। डी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम महिला की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, भारतीय महिला की बात कर रहा। विजयलक्ष्मी पंडित, संतोष यादव, विछेंद्री पाल और आरती शाह। तो सही जवाब क्या होगा भाई? तो विछेंद्री पाल चढ़ी सबसे पहले। संतोष यादव की बात करें तो क्वेश्चन ये भी आता है, संतोष यादव के बारे में क्या है? वो माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ी हैं। कहाँ, कितना बार? 2 बार चढ़ी है माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ की रहने वाली है? तो हरियाणा की रहने वाली है संतोष यादव, ठीक है। संतोष यादव कहाँ की रहने वाली? हरियाणा की रहने वाली हैं, और वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है। अच्छा, क्वेश्चन अगर आ जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? भारतीय नहीं है, पहली महिला कौन है, यानी विश्व में पहली महिला कौन है? तो उनका नाम था जुंको तबई। क्या नाम था? जुंको तबेई। ये कहाँ की थी? ये थी जापान की। सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली जुंको तबई थी, जो कि जापान की थी। और भारतीय की अगर बात करें तो विछेंद्री पाल और संतोष यादव एवरेस्ट पर चढ़ने वाले 2 बार चढ़ी थी। क्लियर हो गया। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना यार। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। सही जवाब क्या होगा? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश, यहाँ का लोक नृत्य है। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम में आ चुका है बाथा कम्मा, लिख लिया। बाथा कम्मा लोक नृत्य कहाँ का है? या फिर गोबी लोक नृत्य। ये गोबी रेलवे में पूछा जा चुका है, और बाथा कम्मा भी रेलवे और एसएससी दोनों में आ चुका है कि बाथा कम्मा, और बैंक में भी आ चुका है। बाथा कम्मा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो आप जवाब देंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से बहुत अच्छे टॉपिक पे आए हैं हम लोग। WTE के बारे में पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उसको ज़रूर से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि WTO का गठन कब हुआ? क्या है WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो ट्रेड यानी मतलब क्या होता है? व्यापार को बोलते हैं ट्रेड यानी बिजनेस, ठीक है। तो जो देश बिजनेस व्यापार करते हैं उन सबका एक संगठन है जिसको बोलते हैं WTO। इसकी स्थापना कब हुई थी? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया, 1 जनवरी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसका क्या था, क्यों स्थापना किया गया था? तो वो था आर्थिक उदारीकरण। क्या नाम कारण था इसका? लक्ष्य आर्थिक उदारीकरण। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, जेनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि WTO में भारत शामिल है या नहीं है?
अगर है तो कब शामिल हुआ? तो भारत शामिल है, और भारत भी 1 जनवरी 1995 में जब इस बना था उसी दिन शामिल हुआ था, और इसके सदस्य देशों की संख्या हो चुकी है 164। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, लिख लीजिएगा। तो WTO के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं कि WTO जो है, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। इसका जो उद्देश्य था वो था आर्थिक उदारीकरण, और भारत इसमें 1 जनवरी 1995 को शामिल हो गया था, और इसमें सदस्य देशों की संख्या है 164। तो सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फ्रेडरिक कुक, रॉबर्ट पीरे, रोवाल्ड अमुंडसन, और इनमें से कोई नहीं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पीरे ने। किसने की थी? रॉबर्ट पीरे ने। तो कब की थी ये खोज? तो ये खोज की थी 6 अप्रैल 1909 ईस्वी में की थी। 1909 ईस्वी में की थी उत्तरी ध्रुव की खोज। अच्छा, क्वेश्चन क्या आता है कि कौन से ऐसे भारतीय थे, पहले भारतीय जो कि उत्तरी ध्रुव पर गए थे? तो वो थे अजीत बजाज। अजीत बजाज ये उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ये क्वेश्चन आ चुका है, लिख लीजिएगा। तो रॉबर्ट पीरे यानी पीरे 20 का आंसर सही हुआ। 1909 ईस्वी में उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, और प्रथम भारतीय जाने वाले थे अजीत बजाज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों फिर से है कि अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, यानी बुध को, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस है। मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको देख लिया होगा, और सारे क्वेश्चंस आते हैं 25 क्वेश्चंस 3 बार से जो ज़्यादा पूछे हुए होते हैं। तो जब 3 बार पूछ दिया गया, यानी एग्जामिनर को लग रहा है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो फिर से पटकेगा, किसी न किसी एग्जाम में डालेगा। तो आप इसलिए इस वे से तैयारी कीजिए, कॉपी पेन ज़रूर के साथ में, और सारे पॉइंट्स को जो मैं बता रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट को लिख लीजिए। कोई पॉइंट फालतू का नहीं है, मोटी बुक पढ़ने से नहीं हो। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, कोई बुरी नहीं है, बट जीके ना बहुत वास्ट है। कितना पढ़ोगे, कितना कर लोगे, है ना? तो वैसा पढ़ो ना जो एग्जामिनेशन में हेल्प करे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर जाओ। ये आईडी दे दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला है, पहली लाइन पे है, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर जाना, ठीक है? और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर जाना। हरे तत्व में कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरे तत्व में कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 16, 12, 20 और 15। अच्छा, आपको जब जवाब पता होता है किसी क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं आप बिल्कुल बेवकूफ़ हो गए, आपको जवाब पता ही होगा यार। कम से कम 25 में से 2 क्वेश्चन का तो आंसर पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं बताते कौन सा आंसर पता है आपको, है ना? या आप ज़रूर बताइए कि आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? एसएससी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में सीजीएल कर रहे हैं, सीएचएसएल कर रहे हैं, एमटीएस कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, या बिहार में टीचर्स का आ रहा है अभी, आप वो कर, किसी की तैयारी, यूपी में वैकेंसीज निकली हैं, आप किसी की तैयारी कर रहे हो। अभी आरआरबी का भी नोटिफिकेशन आ गया, जो बैंक का, रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक का, उसका भी नोटिफिकेशन आया। तो स्टैटिक क्वेश्चंस भी इसके अंदर है, तो वो भी इसमें हेल्प कर सकता है आपको, है ना? और आगे भी मिलेगा स्टैटिक क्वेश्चन। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप किसी की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है कि हरे पौधे में कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? वह 16। ए इसका राइट आंसर है। आते क्वेश्चन नंबर 19 पे। किस किस खेल के परिसर का नाम है? क्या नाम है? कोर्स। किस खेल के परिसर का नाम है? टेबल टेनिस, गोल्फ, आइस हॉकी और बैडमिंटन। सही जवाब क्या होगा? गोल्फ के गोल्फ जो है गोल्फ कोर्स बोलते ही हैं, ठीक है? गोल्फ कोर्स का नाम सुना होगा, तो कोर्स क्या है? इसका खेल का परिसर है। बी इसका राइट आंसर हो गया। चल क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, देखते हैं क्या है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मस्तिष्क, आंत, फेफड़ा और आमाशय। तो टाइफाइड होता कैसे? जब हम दूषित पानी पीते हैं या दूषित खाना खाते हैं, तो वो एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या होता है, उस दूषित पानी के थ्रू या उस दूषित खाने के थ्रू हमारे पेट में जाकर ये टाइफाइड को पैदा करता है, यानी हमारा पेट का प्रॉब्लम होती है। आंत इसका सही जवाब हो गया। बी इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, ये एक संक्रामक बीमारी है, और ये बताओ कि अब टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है? उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? मैं लिख देता हूँ, नेला टाइफी। इस बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड। ये एक संक्रमित रोग है, और ये आंत को इफेक्ट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उगता हुआ सूरज का देश किसे कहा जाता है? बहुत बच्चा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताइवान, सिंगापुर, जापान और जर्मनी, सबको पता है उगते सूर्य का देश किसको बोलते हैं? जापान को। अच्छा, डूबते सूर्य का देश किसको बोलते हैं? नॉर्वे। इतना ही नहीं, मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी नॉर्वे को ही बोलते हैं। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश या डूबते सूर्य का देश भी किसको बोलते हैं? नॉर्वे को। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा,
हरे सूर्य का देश यानी ग्रीन, हरे सूर्य का देश किसको बोलते हैं और कौन से देश में 5 सूर्य निकलता है? आप एक कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसका पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये आंसर हमने किया हुआ है अच्छे से। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? बहुत बड़े क्वेश्चन। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। 4 ऑप्शंस फिर से हैं। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोग क्रिकेट बहुत खेलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय खेल क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश यानी विश्व में बात कर रहा है, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? साउथ अफ्रीका, नो। भारत, नो। ब्राज़ील, यस, ब्राज़ील जो है साउथ विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है कॉफ़ी का, सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पौधों में मुरझाना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो पौधे मुरझा जाते हैं वो किसकी अधिकता से होती है? उत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण। तो सही जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन की वजह से पौधे जो है मुरझा जाते हैं, बी इसका राइट आंसर हो गया। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीजिए वाष्पोत्सर्जन से, तो वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र है मैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर और पोटोमीटर। सही जवाब क्या होगा? तो वाष्पोत्सर्जन मापने का जो यंत्र है वो है पोटोमीटर, डी इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो देर किस बात की, जुड़े रहिए परफेक्ट पुस्तक से। फिर हम अगला वीडियो लेके आएंगे कब? फ्राइडे यानी शुक्रवार को। आज बुधवार है, नहीं आज सोमवार है। कौन सा दिन है यार? आज शुक्रवार है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। आज शुक्रवार, माफ़ी चाहता हूँ, फ्राइडे है आज। तो आज फ्राइडे है, अगला वीडियो आएगा मंडे को। करंट अफेयर भी हमने स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ, ठीक है। हालांकि करंट अफेयर तो डेली मिल जाता है 15-20, फिर भी ज़रूर देखिएगा, है ना। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन वीडियो आता है। 25-25 क्वेश्चंस का सेट होता है। वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर फिर मंडे को। तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत।